नमस्कार दोस्तों, आज जो मूवी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है नाइस व्यू। ये कहानी है 20 साल के जिंग की, जो अपने जज्बे से, मेहनत से और खुद के भरोसे से एक गरीब आदमी से करोड़पति आदमी बन गया। तो कहानी की शुरुआत में हमें जिंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होता है। जिंग की एक छोटी बहन होती है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि अगर इसका ऑपरेशन समय से नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। दरअसल जिंग की माँ को भी यही बीमारी थी जिसकी वजह से जिंग की माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए होते हैं और अब वही अपनी इस छोटी सी बहन का गार्डियन होता है। जिंग की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है और उसी से उसका गुजर बसर होता है। एक दिन जिंग का दोस्त जो कि एक वेयर हाउस में काम करता है जिंग को अपने वेयर हाउस में बुलाता है, जहां वो कपड़े को हटाकर उसे बॉक्स का पहाड़ दिखाता है और बताता है कि इसके अंदर सैकड़ों मोबाइल हैं। जो इस कंपनी के वेयर हाउस का ओनर था उसे जेल हो गई, इसलिए इस पर अब किसी का भी कोई हक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारे मोबाइल तुम्हें दे दूं तो इसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए मुझे देने होंगे। जिंग के पास 1 लाख रुपए नहीं होते, लेकिन वो भी ये भी चाहता है कि वो सारे मोबाइल खरीद ले जिसमें माइनर सी प्रॉब्लम होती है और वो उसे रिपेयर करके अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करा सके। अब वो सारे मोबाइल तो नहीं, लेकिन 1-2 मोबाइल घर लेकर आ जाता है। वो एक मोबाइल को रात भर ठीक करता है और फाइनली वो उसे ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। अगली सुबह बैंक जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद वह एक मॉल जाता है जहां एक शॉप है जो कि सेकंड हैंड मोबाइल को सेल करती है, जहां पर जिम शॉप ओनर को मोबाइल दिखाता है जो कि बहुत अच्छी हालत में होता है। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिम शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास ऐसे हजारों मोबाइल हैं जिन्हें मैं रिपेयर करके तुमको दूंगा। हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इन दोनों के बीच एक डील फाइनल हो जाती है। जिम जब अपने प्रॉफिट का हिसाब करता है तो उसे पता चलता है कि अगर उसने सारे मोबाइल को सोल्ड आउट कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करा सकता है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। जिम को बैंक से लोन मिल जाता है जो उसे उसकी शॉप के अगेंस्ट मिला होता है। अब उसने सारे मोबाइल खरीद लिए होते हैं और 2 हफ्ते बाद वो कुछ मोबाइल को सेल भी कर देता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि अब से कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल को बेच नहीं सकता। वो मॉल के शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर उससे मोबाइल लेने से मना कर देता है क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का कानून बन चुका है। अब जिन पूरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि उसने जितने भी फोन है ना तो उन्हें बेच सकता है और ना ही कोई उससे खरीदेगा, क्योंकि अब ये सब कुछ इनलीगल हो चुका है। अब वह उस कंपनी के पास जाता है जिस कंपनी के मोबाइल होते हैं। वो कंपनी के मैनेजर्स के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि सेकंड हैंड फोन को खरीदना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है, मगर मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हजारों फोन हैं जिनके पार्ट्स निकाल कर हम किसी दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तुम पार्ट्स को निकालोगे तो वो क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। जिम कहता है कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ कि मैं पार्ट्स को बड़ी सावधानी से निकाल सकता हूँ और क्वालिटी चेक में वो पास भी हो जाएंगे। मैनेजर कहता है ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में वो पास हो गया तो हम देखेंगे। उसके बाद जिम अपनी शॉप में आता है और वो वहाँ बहुत सावधानी से मोबाइल्स के पार्ट निकालना शुरू करता है। जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स ले जाता है और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी चेक में पूरी तरीके से पास हो जाता है। ये देखकर जिम बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए मैनेजर के पास फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। लेकिन मैनेजर अब अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ क्वालिटी चेक कराने को कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे भी। ये सुनने के बाद जिम का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ होता है और क्योंकि उसे बैंक का लोन भी चुकाना होता है जो कि उसे अपनी दुकान गिरवी रख कर लिया होता है। जिम इस कंपनी के ओनर के पास जाता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन कंपनी का ओनर को ट्रेन पकड़नी होती है इसलिए उसको लेट हो रहा होता है। वो जिम से बात किए बिना वहां से चला जाता है। जिम भी उसका पीछा करते हुए स्टेशन पहुंच जाता है। इससे पहले कि ट्रेन निकल जाए जिम उस ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ। मेरे पास आपकी कंपनी के हजारों मोबाइल पड़े हुए हैं, मैं उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले ही आपकी कंपनी के मोबाइल के पार्ट्स को निकालकर क्वालिटी चेक करा चुका हूँ। ओनर कहता है कि यह मुश्किल काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना ही पैसे से ना ही वर्कर के जरिए। तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम्हें खुद करना पड़ेगा और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मेरे मैनेजर को कॉल करना। और वो उसे कार्ड दे देता है और वहां से चला जाता है। अब जिंग किसी भी कीमत पर उन मोबाइल के पार्ट को निकाल कर कंपनी को दिखाना चाहता है। इसके लिए उसे टीम चाहिए, उसे एक
एक जगह चाहिए जहाँ वो सभी मोबाइल रख सके, जहाँ उसके लोग काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। साथ ही उसकी जो दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने लोन लिया था वो भी उससे छिन चुकी थी, क्योंकि वह लोन चुका नहीं पाया। जिंग के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो अपना स्कूटर बेच देता है। उसके बाद जिंग अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। जिंग उसके पैरों पर पड़कर कहता है कि मुझे काम की जरूरत है। उसका दोस्त उसको विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि अब उसको हवा में लटक कर विंडो को साफ करना होगा। और अब जिंग के पास जितने भी मोबाइल है वो उन्हें एक जगह को रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन को ठीक कर उन सभी मोबाइलों को वहां ले आता है ताकि उसको रिपेयर किया जा सके, उसके पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसके पास वर्कर की भी जरूरत थी, क्योंकि वो अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकता और सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए वो फैसला करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है और जिनके पास पैसे भी नहीं है, जो इस इंडस्ट्री में पहले भी काम कर चुके हैं। इसलिए वो एक लेडी से मिलता है जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी, लेकिन कंपनी में एक हादसा होने की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिम उसे पूरा प्लान बताता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वह लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि एक कंपनी का मैनेजर हुआ करता था और वह एक अच्छा फाइटर भी था। और एक दिन फाइटिंग के दौरान ही दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिसकी वजह से इसे जेल हो गई और इसकी नौकरी भी छूट गई। और जब वो जेल से बाहर आ गया है पर उसके पास काम कुछ भी नहीं है, जिम उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है। जिम कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और जिंग बहुत सारे लोगों को इसी तरह अपनी टीम में रख लेता है जो कि अपनी इंडस्ट्री में माहिर होते हैं पर रिटायर हो गए होते हैं। इस तरह जिंग अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं। जिंग अपनी कंपनी का नाम नाइस व्यू रखता है, लेकिन जिंग को ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही उसके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स है। इसलिए वह दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल पार्ट्स निकालता है। एक दिन गेमर को जो शादी करना चाहता था उसको एक लड़की मिल जाती है। जिंग अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर वापस आता है तो उसके ओनर ने एक नोट लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है, जब तक तुम मेरा किराया नहीं दोगे तुमको इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिंग को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वह अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ वो बक्से से उसके लिए बेड बनाता है। जिंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत भी सही नहीं है और वह इन हालात में उसे यहाँ रख रहा होता है क्योंकि वह किसी भी तरह अपने काम को पूरा करके पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह जगह जहाँ उसने अपनी कंपनी बनाई होती है उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है, अगर एक हफ्ते में तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस फैक्ट्री को खाली करना होगा। अब जिंग के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वह उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है जिस कंपनी के लिए वो पार्ट्स निकाल रहा था और कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमारे बॉस के साथ तुम्हारी यही डील भी हुई थी। जिंग एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास जाता है जो उसकी कंपनी में काम करते हैं। वो कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें पैसा दे भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद पैसा नहीं है। बस एक सपना है आगे बढ़ने का, तमन्ना है और जज्बा है आगे बढ़ने की, और अब हमें कंपनी की जगह भी खाली करना होगा। उसके साथ ही उसका साथ देते हैं और वहाँ से सारा का सारा सामान अपने घर ले जाते हैं और सब अपने अपने घर से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग के पास कोई भी घर नहीं होता और वह अपनी बहन के साथ उसी कंपनी में सोया करता था जो जगह उससे छीन ली गई है। इसलिए अब वो एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है जहाँ दिन में वो विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल्स के पार्ट्स निकालने का काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। उसके पास लगभग जितने भी मोबाइल थे उन सभी के अच्छे अच्छे पार्ट्स निकल चुके थे और अब उन सभी पार्ट्स को कंपनी की क्वालिटी चेक करने के लिए भेजा जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ओनर के पास जाते हैं जहां कंपनी का ओनर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले हैं उनकी क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया था और वो सब के सब पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और उसके दोस्त जो होते हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि जिंग के पास यही एक रास्ता होता है जिससे कि वो पैसे कमा सके और अपनी बहन का
ऑपरेशन करवा सके। जल्द ही जिंग के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवा लेता है। उसके बाद उसकी बहन भी ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि वह कंपनी जिसका नाम नाइट व्यू रखा था वह बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और अब जिंग उस कंपनी का CEO बन जाता है और जिंग वर्ल्ड का सबसे यंगर CEO है। जिंग अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी और जिस किसी भी इंसान के अंदर ये सब होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।